नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा पर। आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यदि आपने पूरी सीरीज़ देखी है तो ये वीडियो आपके लिए एक बूस्टर के तौर पर होगी, बट यदि आप नहीं देख पाए हैं किसी भी कारणवश तो ये 50 एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो वीडियो रहने वाली है, इसमें कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री को एक सार के रूप में रखा जा रहा है। हर प्रश्न के साथ मैं उसका कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूँगी, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। ये क्वेश्चंस आपको एसएससी, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी घटोत्कच, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, मूवेंद्र शब्द संगम साहित्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए 3 वेदों के विद्वान, बी 3 प्रमुख दक्षिणी भारतीय राजवंश, सी 3 महान कवि, डी 3 प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों, मूवेंद्र शब्द संगम साहित्य में 3 प्रमुख दक्षिण भारतीय राजवंशों के लिए यूज़ हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मूवेंद्र शब्द के शाब्दिक अर्थ की। इसका शाब्दिक अर्थ है 3 मुकुटधारी राजा। ठीक है, अब 3 जो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश जिनको संगम वंश के नाम से जाना जाता है वो थे चेर, चोल और पांड्य। चेर वंश की राजधानी, जो चेर वंश था, इनकी राजधानी थी करूर। चोल वंश की राजधानी थी उरैर और पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, संगम साहित्य में इन राजवंशों ने मिलकर के बेहद प्रतिभाशाली शासन किया, जिसके अंदर इन राजवंशों की केवल युद्ध, प्रशासन और दानशीलता का ही वर्णन नहीं, बल्कि इनकी सांस्कृतिक साहित्य के प्रति भी इनका बेहद लगाव रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, संगम काल में पुहार कावेरीपट्टनम किस राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, डी सातवाहन। संगम काल में पुहार चोल वंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। पुहार बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो ऑप्शन इसके नाम में ही है, कावेरी नदी के किनारे ये बंदरगाह स्थापित था, पुहार बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 4, संगम काल में रोमन साम्राज्य का सबसे सशक्त पुरातात्विक प्रमाण क्या मिलता है? तो संगम काल में रोमन साम्राज्य के सबसे पुरातात्विक प्रमाण है ऑप्शन ए अशोक के अभिलेख, रोमन स्वर्ण एवं रजत सिक्के, सी सिंधु सभ्यता की मोहरें, डी चीनी रेशमी वस्त्र। तो सबसे पुरातात्विक प्रमाण है दोस्तों रोमन स्वर्ण एवं रजत के सिक्के। संगम काल में जो दक्षिण भारत का विदेशी व्यापार था वो बहुत ज़्यादा क्या था, विकसित था। इसने रोमन साम्राज्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यापार किए थे। इसका प्रमुख उल्लेख हमें मिलते हैं प्रमाण रोमन स्वर्ण और रजत के सिक्कों से। चूँकि ये लोग क्या करते थे, भारत से रोम को काली मिर्च, इलायची, मोती, हाथीदांत, सूती, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य रत्न और ये सब इनको वो करते थे, निर्यात करते थे, और वहाँ से बदले में इनको क्या मिलता था, रोमन स्वर्ण और रजत के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संगम साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी शिल्पाधिकारम, सी मुद्रा राक्षस, डी अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, संगम साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना इलंगो अडिगल ने की थी। किसने की थी? इलंगो अडिगल। इन्होंने संगम शिल्पाधिकारम की रचना की, जिसके अनुसार इस महाकाव्य में कोवलन और उनकी पत्नी कन्नगी
के ऊपर ये बेस्ड है महाकाव्य, जिसमें कोवलन पे चोरी का झूठा आरोप लगा देते हैं, फिर पांड्या राजा उसको मृत्युदंड देते हैं, फिर जो उनकी पत्नी होती है कन्नगी वो न्याय की मांग करती है और अपने पति की निर्दोषता को सिद्ध भी करती है। फिर अन्याय से क्रोधित होकर वो पूरे मदुरै नगर को शाप देते हैं और उसके बाद वो नगर मतलब इनका जो पांड्य राजवंश है वो उसका पतन हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो एक स्टोरी टाइप है ये महाकाव्य शिल्पाधिकारम, इसकी रचना इलगो अडिगल ने की, जो कनगी और कोवलन के चरित्र पे आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 4, मणिमेखली नामक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इलंगो अडिगल, बी सीतले सतनार, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो दोस्तों इसके ऑप्शन सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। बात चल रही है तमिल महाकाव्य की, तो तमिल महाकाव्य में इलंगो अडिगल, सीतले सतनार, इनमें से ही कोई एक रहने वाले हैं। तो मणिमेखले सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य था, इसके रचयिता थे सीतले सतनार। मणिमेखले को बौद्ध महाकाव्य के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें अपना सीतले सतनार ने 5 महान काव्यों की, जो एक तमिल साहित्य में 5 महान महाकाव्यों का स्थान दिया हुआ है, जिसमें मणिमेखले भी शामिल है। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले उसी सीरीज़ में है, जो 5 बहुत फेमस महाकाव्य माने जाते हैं तमिल साहित्य के। तो ये जो मणिमेखले में सीतले सतनार ने मणिमेखले, कोवलन और माधवी की पुत्री, इनके बीच में इसकी रचना करी है। मतलब मणिमेखले क्या करते हैं, सांसारिक जीवन को त्याग के बौद्ध भिक्षुणी बनने का प्रयास करते हैं। फिर उनके जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद या बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये सब चीज़ों को इस मणिमेखले में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संगम साहित्य में वर्णित कूर्कई किस कारण से प्रसिद्ध है? संगम साहित्य में वर्णित कूर्कई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लौह उद्योग के लिए, बी मोती व्यापार, सी घोड़ों का व्यापार, डी रेशम उद्योग। तो दोस्तों संगम साहित्य में वर्णित कूर्कई प्रसिद्ध है मोती के व्यापार के लिए। कोती क्या था? कूर्कई ये पांड्य राजवंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। किसका था? पांड्य राजवंश का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था जहाँ से मोती का व्यापार किया जाता था। ठीक है। एक आपने भी सुना होगा एक किताब का नाम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी। इसमें भी कूर्कई का वर्णन मिलता है। यूनानी यात्री ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, मुजरिस बंदरगाह किस राजवंश के अधीन था? ऑप्शन ए चोल, बी पांड्य, सी चेर, डी सातवाहन। तो मुजरिस बंदरगाह चेर राजवंश के अधीन था। चेर राजवंश संगम काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह रहा, जो कि चेर राजवंश के अधीन था। यहाँ से काली मिर्च का निर्यात होता था। किसका होता था? काली मिर्च का निर्यात होता था। रोमन साम्राज्य में इंडियन काली मिर्च की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि इसको रोमन लोग क्या बोलते थे? ब्लैक गोल्ड। रोमन लोग इसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9, पट्टिन पापले ग्रंथ मुख्यतः किस नगर का वर्णन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए मदुरै, बी वंजी, सी पुहार, डी कोरकई। तो पट्टिन पापले ग्रंथ मुख्यतः पुहार नगर का वर्णन करता है। पहले क्वेश्चन आया था पुहार बंदरगाह कहाँ था? पुहार चोल राज्य का या चोल वंश का बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था पुहार, जो कि कावेरी पट्टनम नाम से भी जाना जाता था और कावेरी नदी के इस किनारे पे स्थित था। ठीक है। पट्टिन पाले ग्रंथ की रचना कडियालुर ने की थी। कडियालुर। पट्टिन पाले ग्रंथ की रचना की थी कडियालुर ने। ठीक है। इस ग्रंथ में जो बताया है कि पुहार एक सुव्यवस्थित नगर था, वहाँ विशाल बाजार थे, गोदाम थे, विदेशी व्यापार होता था, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग वहाँ पे रहते थे। तो इतिहासकारों के अनुसार ये ग्रंथ संगमकालीन शहरी जीवन और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 10, संगम साहित्य में
यवन शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है? ऑप्शन ए अरब, बी यूनानी एवं रोमन, सी चीनी, डी फारसी। दोस्तों संगम साहित्य में यवन शब्द का यूज़ किया गया है यूनानी और रोम व्यापारियों के लिए। मुख्यतः यूज़ किया गया यूनानी और रोम व्यापारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, करिकाल चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था किस? ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, सी सातवाहन। तो नाम में लिखा हुआ है कि करिकाल चोल, या तो यहाँ पे रहता है करिकाल, बट करिकाल चोल किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ऑप्शन बी चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें करिकाल चोल का एक महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने कावेरी नदी पे क्या बनाया था? एक बांध बनाया था जिसका नाम दिया था उन्होंने कल्लनई बांध। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कल्लनई बांध। तो कल्लनई बांध का निर्माण किसने किया? करिकाल चोल ने किया था। किस नदी के किनारे था? कावेरी नदी के किनारे। कल्लनई बांध में भारतीय इंजीनियरिंग की प्राचीन उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। आज भी लोग यहाँ पे तमिलनाडु में इसको यूज़ करते हैं, कल्लनई बांध, जिसका उद्देश्य था जल का एक उचित वितरण करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। ये बांध पत्थरों से बना हुआ है और 2000 वर्ष से ज़्यादा इसको मतलब अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं, बट स्टिल उसके बाद भी अभी भी प्रेजेंट में ही यूज़ में चल रहा है बांध हमारा वहाँ पे तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 13, संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, बी दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी, सी मौर्य प्रशासन, डी गुप्तकालीन संस्कृति। ऑप्शन बी दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी संगम साहित्य का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 14, संगम साहित्य का संकलन मुख्यतः किन दो भागों में हुआ? ऑप्शन ए वेद एवं उपनिषद, बी एट्टू तोके एवं पुट्टपट्टू, सी त्रिपिटक एवं जातक, डी रामायण एवं महाभारत। दोस्तों नहीं भी पता होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको डेफिनेटली कर लोगे। तो इसका ऑप्शन बी एट्टू तोके एवं पट्टू। क्वेश्चन नंबर 15, संगम काल के 3 प्रमुख राजवंशों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए चेर, चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। तो दोस्तों पल्लव संगम काल के प्रमुख 3 राजवंशों में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के संकलन का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यास, बी वाल्मीकि, सी पाणिनि, डी पतंजलि। तो दोस्तों ऋग्वेद के संकलन का श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है। महर्षि व्यास ने वेद व्यास इनका पूरा नाम था, इन्होंने चारों वेदों के संकलन और वर्गीकरण किया, जिसमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया, जिसके अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, बी कालिदास, सी पाणिनि, डी अश्वघोष। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं ऑप्शन सी पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन, डी बाणभट्ट। तो ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए पतंजलि, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो अर्थशास्त्र के रचयिता दोस्तों हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, कौटिल्य। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचयिता कौन है? बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचयिता ऑप्शन ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी विशाखदत्त, डी भवभूति। तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य के रचयिता हैं अश्वघोष। अश्वघोष ये कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबार में थे, जो कि महान बौद्ध विद्वान, दार्शनिक और कवि थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध के जन्म, राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन, गृह त्याग, उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, धर्म के प्रचार का किस प्रकार उनका जो बौद्ध धर्म था वो प्रचार प्रसार रहा उसका, इस सब का एक काव्यात्मक रूप में जो वर्णन किया है उसको एक महाकाव्य बनाया, जिसको नाम दिया बुद्ध चरित्र। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के अंदर बेसिकली महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जानकारियों को रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी विशाखादत्त। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। दोस्तों ये एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी और दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग पे आधारित ये एक महाकाव्य है। इस नाटक है। इस नाटक में भारत का जो एक साहित्यिक दृष्टिकोण है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये विज्ञान शाकुंतलम इतना वर्ल्ड फेमस है, मतलब इसकी जो यूरोपीय विद्वान रहे विलियम जोन्स, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जर्मन एक रहे हैं, उन्होंने जर्मन मतलब गोएथे नाम था शायद, गोएथे आई थिंक गोएथे था, उन्होंने इसको जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाखादत्त, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी अश्वघोष। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक हैं विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक रहा जिसकी रचना विशाखादत्त ने की थी। इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण, कुलहीन इत्यादि नामों से भी संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षचरित के लेखक? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी पतंजलि। तो दोस्तों हर्षचरित के लेखक माने जाते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबार में थे, उनके दरबारी कवि थे और इन्होंने संस्कृत गद्य साहित्य की अनेकानेक रचनाएं की थी। क्वेश्चन नंबर 24, कादम्बरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए विशाखादत्त, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी भवभूति। तो कादम्बरी के रचयिता भी बाणभट्ट थे। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक गद्य उपन्यास रहा है। हालांकि इस की रचना बाणभट्ट ने शुरू कर दी थी, लेकिन फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इसको पूर्ण जो किया था उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूर्ण किया था। भूषण भट्ट पूछ लिया जाए यदि एग्जाम में तो ध्यान रहे आपके। क्वेश्चन नंबर 25, कामसूत्र की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वात्स्यायन, बी चरक, सी सुश्रुत, डी नागार्जुन। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। कामसूत्र में केवल उन्होंने स्त्री पुरुष संबंध के बारे में जिक्र नहीं किया, बल्कि शहरी जीवन, सामाजिक व्यवहार, समाज में किस तरह का व्यवहार होता है, परिवार क्या है, इन चीज़ों का वर्णन भी महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 26, अमरकोश की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमर सिंह, बी कालिदास, सी पंतजलि, डी पणिनि। ऑप्शन ए अमर सिंह। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी, जिसको कि संस्कृत भाषा का एक लैक्सिकन बोला जाता है। मतलब उसके अंदर में संस्कृत भाषा के इतने सारे शब्द यूज थे जिसकी रचना अमर सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, रास तरंगिणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कल्हड़, बी बालभट्ट, सी भवभूति, डी सोमदेव। तो रास तरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में, कितने में? 12th सेंचुरी में कश्मीर में की थी, ये कल्हड़ ने की थी। इसमें क्या है, कश्मीर के राजाओं के इतिहास को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 10 कुमार चरित। ऑप्शन ए दंडी, बी भवभूति, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो दोस्तों 10 कुमार चरित के रचयिता महर्षि दंडी को माना जाता है। इसके अंदर उन्होंने क्या वर्णन किया है? 10 कुमार चरित, 10 कुमार राजा, चरित मतलब चरित्र, यानी कि 10 राजाओं के चरित्र का उसके अंदर क्या किया गया है? वर्णन किया गया है 10 कुमार चरितम में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्तूप निर्माण की परंपरा का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी कुषाण काल, डी हर्ष काल। तो ऑप्शन बी मौर्य काल में सबसे ज़्यादा स्तूपों के निर्माण हुआ था, विशेषकर अशोक के टाइम में। जब सम्राट अशोक गद्दी पर विराजमान थे तब उनके टाइम में सबसे ज़्यादा ये हुए स्तूप के निर्माण। और वो भी कब हुए? 261 में कलिंग युद्ध के बाद, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धम्म की नीति के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था। जैसे उनके प्रमुख थे सांची का स्तूप, सारनाथ, भरहुत इत्यादि स्तूप थे फेमस। क्वेश्चन नंबर 30, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था सांची के
स्तूप का निर्माण। सांची के स्तूप की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता मानी जाती है कि इसकी चारों दिशाओं में भव्य तोरण मतलब गेटवेज बने हुए हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी जातक कथाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक घटनाओं का वर्णन किया गया है। 1989 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया था। कब किया था? 1989। क्वेश्चन नंबर 31, चैत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भिक्षुओं का निवास, बी पूजा एवं प्रार्थना स्थल, सी राजा का महल, डी शिक्षा का केंद्र। दोस्तों चैत्य का प्रमुख उद्देश्य था पूजा एवं प्रार्थना स्थल। विहार जो होते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो वहीं डिस्कस करेंगे इसको। तो चैत्य एक पूजा गृह को माना जाता था जहाँ पे भगवान बुद्ध के लिए उपासना की जाती थी। चैत्य जो होते थे ज़्यादातर ये शैलकृत होते थे, मतलब पहाड़ों को काट करके इनको बनाया जाता था। महाराष्ट्र के कार्ले, भाजा, नासिक या फिर अजंता भी है, तो वहाँ पे चैत्य गुफाओं के उत्कृष्ट उदाहरण मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, चैत्य की छत प्राय किस प्रकार की या किस आकार की होती थी? तो ये घोड़े की नाल के आकार की होती थी। चैत्य की जो छत होती थी वो घोड़े की नाल के आकार की होती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध स्थापत्य में विहार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन ए अवशेष सुरक्षित रखना, बी भिक्षुओं का निवास एवं स्थान, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी राजकीय सभा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है भिक्षुओं का निवास एवं अध्ययन का स्थान। विहार क्या होते थे? विहार में बौद्ध भिक्षु अपने रहने के लिए यूज़ करते थे, अध्ययन के लिए यूज़ करते थे। ये चैत्य के पास में ही बने हुए होते थे। और वर्षा ऋतु, क्योंकि जो भिक्षु होते थे वो हर ऋतु में क्या करते थे? भ्रमण करते थे, मतलब घूम घूम के ज्ञान, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करते और अध्ययन करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षाओं को भी लेते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में ये पर्टिकुलर किसी जगह पे रुक जाते थे, तो उस जगह को नाम दिया जाता था विहार। विहार जो होते थे ये कंक्रीट होते थे, हालांकि बने हुए होते थे। इसके अंदर में इनके लाइब्रेरीज होती थी, प्रार्थना कक्ष होता था, स्टडी रूम भी होता था, सभागार होते थे। यहाँ पे विहार के अंदर मतलब बेसिक्स नीड उनकी सभी होती थी। यदि आप देखेंगे कि विहार के उदाहरण, तो नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उदंतपुरी जैसे महाविहार जो विश्व विख्यात शिक्षा के केंद्र बने, शुरुआत में बेसिकली क्या थे? ये बौद्ध धर्म के विहार ही हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 33, नागर शैली का प्रमुख विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो नागर शैली का प्रमुख विकास ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी श्रीलंका। तो दोस्तों नागर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ उत्तर भारत के अंदर। ये भारतीय मंदिर स्थापत्य की प्रमुख एक शैली मानी जाती है, जिसके ऊपर क्या होता था? इसका घुमावदार शिखर होता था और गर्भगृह के ऊपर निर्मित होते थे। शिखर के शीर्ष पर एक आमलक या फिर मतलब कलश, जैसे आपने भी देखा होगा, जो हमारे दरअसल जो है मंदिर होते हैं, जब भी आप मंदिर वगैरह टेम्पल्स विजिट करोगे तो उसके ऊपर एक कलश टाइप आकृति रहती है, घुमावदार शिखर होते हैं। तो वो सब किसके उदाहरण हैं? नागर शैली के। इसमें ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए जाते थे, फिर मंदिर के चारों तरफ होता था चबूतरा। यदि हम बात करें कि कुछ टेम्पल्स की, तो खजुराहो, कोणार्क का जो अपना सूर्य मंदिर है, ओशिया, मोढेरा, भुवनेश्वर आदि के जो मंदिर हैं वो बेसिकली इसी शैली में बने हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द्रविड़ शैली के मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती थी? ऑप्शन ए घुमावदार शिखर, बी विशाल गोपुरम, सी स्तूपाकार छत, डी लकड़ी का प्रवेश निर्माण। तो द्रविड़ शैली के मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता थी घुमावदार शिखर। ये हमें कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत में। ये हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं द्रविड़ शैली। इसको ज़्यादा संरक्षण मिला संगम राजवंश, पल्लव, विजयनगर शासकों, और दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, पांड्य जो भी प्रमुख शासक रहे, उनके शासनकाल में इस शैली को बेहद संरक्षण मिला था। इसकी जो पहचान थी ये थी कि जो इसके गोपुरम होते थे बहुत ही विशाल और अलंकृत होते थे, और मंदिर का एक ऊंचा सा प्रवेश द्वार होता था जो दूर से ही दिखाई देता था, मंदिर की भव्यता का प्रतीक मानते थे। तो गोपुरम जो होते थे उनको मंदिर का ऊंचे प्रवेश द्वार के नाम से भी जाने जाते थे। द्रविड़ शैली में मंदिरों का जो विमान है
वो पिरामिड के आकार का होता था। मंदिर के भीतर विशाल मंडप, जलकुंड, नदी मंडप, अनेक देवालय इत्यादि बनाए जाते थे। ठीक है, तो द्रविड़ शैली के, अच्छा सॉरी मैं इसका ऑप्शन गलत कर दिया, विशाल गोपुरम। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे ये थे विशाल गोपुरम, उनकी प्रमुख विशेषता थी विशाल गोपुरम। क्वेश्चन नंबर 35, वेशर शैली का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी दक्कन, डी कश्मीर। तो वेशर शैली का विकास मुख्यतः दक्षिण दक्कन में हुआ था। दक्कन यानी कि जो अपना मध्य भारत था, दक्कन में। दक्षिण शैली का विकास हुआ दक्कन, मध्य भारत में। वेशर शैली ये भारत की जो नागर शैली थी और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली थी, इन दोनों को मिला के जो शैली के उदाहरण मिले वो बनते हैं वेशर शैली, यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर थी वेशर शैली। ठीक है, ऐहोल, बादामी जो वंश थे, इन्होंने अपने जो मंदिरों का निर्माण किया उसमें इसी शैली को ज़्यादातर यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 36, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी शैव, डी वैष्णव। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एलोरा की गुफाएं किस कारण प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए केवल बौद्ध गुफाएं, केवल जैन गुफाएं, सी तीन धर्मों की गुफाएं, डी केवल चित्रकला। तो ऑप्शन एलोरा की जो गुफाएं थी वो किससे संबंधित थी? तीन धर्मों की गुफाओं से। इसमें हमें किस किस का वर्णन मिलता है? बौद्ध, हिंदू और जैन। हालांकि इसमें केवल चित्रकला दे दिया, जैन दिया नहीं है, बट चलो वो सॉरी अपना हिंदू धर्म दिया नहीं, बट कोई नहीं। केवल बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों गुफाओं को इसमें क्या मिला हुआ था? संरक्षण। तीनों की प्रसिद्धि थी, तीनों की चित्रकलाएं इसके अंदर में स्थित थी। ये महाराष्ट्र, एलोरा एक जगह महाराष्ट्र में स्थित है जहाँ पे टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म की गुफाएं हैं। टोटल मिला के कितनी बनती हैं? 34। इन एलोरा की गुफाओं का निर्माण 6th to 7th सेंचुरी के बीच में माना जाता है। एलोरा की सबसे प्रसिद्ध रचना कैलाश मंदिर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम डिस्कस करते हैं। एलोरा को भी यूनेस्को हेरिटेज ने शामिल किया था 1983 में, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम। किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट। इन्होंने इसका निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 8th सेंचुरी में हुआ था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये क्या था? विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक संरचनाएं थी, मतलब इसको चट्टानों को काट के बनाया गया था ऊपर से नीचे की तरफ। ये मंदिर एक विशाल चट्टान के ऊपर से नीचे। मोनोलिथिक का एग्जाम्पल क्या है कि जब उसमें कोई भी आकृति बनाते हैं तो चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाते हैं। तो कैलाश मंदिर को वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना माना जाता है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 39, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस राजवंश के द्वारा निर्मित कराए गए? ऑप्शन ए चोल, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी पांडे। तो दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को पल्लव वंश के राजाओं ने बनाया था। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है और इसे विशेष संरक्षण मिला पल्लव शासकों का। महाबलीपुरम की स्थित में एक 5 रथ हैं, अर्जुन की तपस्या, सौर मंदिर इत्यादि इसके अनेक उसमें उदाहरण मिले हुए हैं। 5 रथ वास्तव में कोई रथ नहीं, बल्कि उनको चट्टान को काट के बनाया गया है। तो रथ की आकृति है तो इसलिए इसको नाम रथ मंदिर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40,
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, बी करकाल चोल, सी राजराज चोल प्रथम, डी कुलोतुंग चोल। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम ने कराया था। ये कहाँ पे स्थित है? तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में तो मल्टीपल टाइम। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। ये दक्षिण भारत की किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है ये मंदिर। क्वेश्चन नंबर 41, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था ऑप्शन ए गुप्त, बी पूर्वी गंग, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट वंश। तो गंग वंश के राजाओं ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये किसको समर्पित है? भगवान सूर्य देव को समर्पित है। वो शासक कौन थे जिन्होंने निर्माण कराया? नरसिंह देव। नरसिंह देव प्रथम शासक रहे जिन्होंने कोणार्क मंदिर को निर्माण कराया था। इसको भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 42, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी माउंट आबू, सी जैसलमेर, डी रणकपुर। तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में है और ये अपनी अद्भुत संगमरमर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा निर्मित कराए गए? ऑप्शन ए चंदेल, बी परमार, सी प्रतिहार, डी पाल। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। चंदेल वंश खजुराहो जो है ये प्रमुखतः कहाँ पर है? एमपी में छतरपुर जिले में स्थित है। एमपी में है, छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मुख्यतः किसको समर्पित है? जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे है कृष्णा नदी के तट पे। किस पर है दोस्तों? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप की एक कहानी है। इसका निर्माण बेसिकली सातवाहन काल में शुरू हुआ था, फिर बाद में इक्ष्वाकु शासकों में इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट रहा एंड देन इसको इन्होंने दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उन्होंने इसको अपना संरक्षण दिया और बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 ये क्या बन जाता है? एक फेमस बौद्ध स्तूप बन जाता है। बौद्ध स्तूप बन जाता है जिसमें किसका यूज़ किया गया है? सफ़ेद चूना पत्थर बनाने के लिए इसमें सफ़ेद चूना पत्थर का यूज़ किया गया है। और अमरावती स्तूप को बनाने में कौन सी शैली यूज़ हुई है? तो दोस्तों उसका नाम भी अमरावती शैली ही है। अमरावती शैली का जो फेमस चीज़ थी कि वो सफ़ेद चूना पत्थर से ही अपनी आकृतियों को बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 45, गुज्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर प्रथम, बी मिहिर भोज, सी वत्सराज, डी महेंद्रपाल। दोस्तों मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। इनकी जो राजधानी थी ये कन्नौज में थी। इनकी राजधानी कन्नौज में थी और पाल और राष्ट्रकूट शासकों के साथ में गुज्जर प्रतिहार वंश का एक त्रिपक्षीय संघर्ष रहा जिसमें मिहिर भोज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष पूछ लेते हैं ये भी सवाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से जो शासक हैं वो राजवंश हैं वो शामिल थे? तो कौन कौन थे इसमें? गुज्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 46, त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः किस नगर के लिए हुआ था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी उज्जैन, डी वाराणसी। तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज चूँकि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी बनाई थी तो उन्होंने इसमें क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये गुज्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। क्यों हुआ कन्नौज के लिए? कन्नौज में ऐसा क्या था? तो कन्नौज 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में क्या था, एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। चूँकि कन्नौज हर्षवर्धन जैसे सम्राट की राजधानी रही थी, जिनको बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में माना जाता था उत्तर भारत के, तो इसलिए कन्नौज के ऊपर इन तीनों की ही नज़रें थी, जिसको लेकर इन तीनों के बीच में क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 47, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। दोस्तों विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी 8th सेंचुरी में, धर्मपाल ने की थी। ये कहाँ पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? बिहार में। बिहार का भी एक जिला है भागलपुर। बिहार के भागलपुर में ये स्थित है। मानते हैं कि ऐसा कहा जाता है विक्रमशिला के लिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र विक्रमशिला ही था। 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम, गोविंदद्वितीय। अमोघवर्ष प्रथम को राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध की अपेक्षा साहित्य, धर्म और संस्कृति का ज़्यादा संरक्षण किया था। इनकी राजधानी थी मान्यखेत, और ये जैन धर्म से प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने अहिंसा को बिल्कुल भी, मतलब हिंसा तो बिल्कुल भी की ही नहीं। धर्म, युद्ध विद्रोह का कोई वो नहीं, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए वातापी, बी मानेखेत, सी कांची, डी तंजौर। तो दोस्तों राजपूत राजवंश की राजधानी थी मानेखेत में। वर्तमान में ये मानेखेत कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। राष्ट्रकूट शासक कला, साहित्य और धर्म के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूट वंश के ही प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये हमारी थी 50 MCQs की सीरीज़, जो आज एनिशिएंट हिस्ट्री टोटल टॉपिक्स को यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके डिवाइड किया, और आज ये लास्ट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है एनिशिएंट हिस्ट्री की। अब इसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, और बाद में जब 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQs का मैं एक और डिटेल वीडियो लेके आऊँगी एनिशिएंट हिस्ट्री के लिए, जो सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज ने आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्टअप किए होंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब हम अगली सीरीज़ मिडाइवल हिस्ट्री में, जिसमें एक नई ऊर्जा के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।